रेडियो अंबेडकर नगर प्रेजेंट्स शो एक मुलाकात विद आरजे आलोक 3, 2, 1। बजरंगी भाईजान के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। सैयद आबिद हुसैन से लेकर बजरंगी भाईजान बनने तक का सफर, और ये उपाधि किसने दी? वह जेल में बंद था, पाकिस्तान की जेल में बंद था, और रिहा होने के बाद भी वह वापस नहीं आ सका। और आप जो लोग विदेश में, जैसे जो कोई व्यक्ति फंस गया और आपसे वह कांटेक्ट करता है मदद के लिए, तो क्या आप उसके नाम और धर्म जानने की कोशिश करते हैं या फिर इंसानियत ही धर्म है? रेडियो अंबेडकर नगर 90.4 FM से शो एक मुलाकात लेकर के हाजिर हो चुका है आपका अपना दोस्त आलोक। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ खास मेहमान में कौन है, नाम हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप उनका एक जो फेमस नाम है उसको जान लीजिए। हमारे साथ हैं बजरंगी भाईजान। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में बजरंगी भाईजान जी। जी नमस्कार, जय हिंद। अब आप बताइए कि आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं अंबेडकर नगर का ही निवासी हूँ। जी, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, लेकिन बजरंगी भाईजान के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। अब आप ये के मन में ये चल रहा होगा, क्यों पूरी दुनिया में बजरंगी भाईजान के नाम से फेमस है? आपके अंदर ये जानने की जरूर इच्छा उठ रही होगी कि आखिर इस नाम के पीछे क्या है। जरूर सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको पूरा शो सुनना होगा। पहला हमारे पास जो सवाल है ये वही है कि सैयद आबिद हुसैन से लेकर बजरंगी भाईजान बनने तक का सफर, और ये उपाधि किसने दी? 2018 में जी जितेंद्र अर्जुन नाम का एक लड़का जो पाकिस्तान में जी गालिबन 4 साल से फंसा हुआ था जी, और वहाँ की जेल कराची जेल में वो कैद जी, तो उसकी हमने एक मुहिम चलाई थी, हेल्प जितेंद्र, ट्विटर पे, और बड़ी मकबूल हुई थी वो हमारी मुहिम जी। तो उसके माध्यम से उसकी रिहाई का एक रास्ता बना था। तो जब वो भारत आया तो तमाम मीडिया ने हमें कवर किया। तो हमारे अंबेडकर नगर के एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम है नियाज सिद्दीकी जी। तो उन्होंने सबसे हटके एक आर्टिकल लिखा कि आबिद हुसैन है रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान। तो फिर वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ जी, और आज तक लोग हमारे नाम से कम और बजरंगी भाईजान के नाम से ज़्यादा जानते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और नाम में ही काफी वजन है। और अलोक भाई, इस नाम से एक और हमें ये इस बात की खुशी है कि हमारा जो भारत है वो मुश्तरका तहजीब का गहवारा है, मतलब जो साझा वो है तहजीब। तो अब मैं सैयद आबिद हुसैन, और अगर भारत में मुझे बजरंगी भाईजान यानी बजरंगबली के नाम से जाना जाए तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मतलब मैं अपने आप में धन्य हो गया। जी जी जी। तो जैसे कि विदेश में जो लोग फंसे होते हैं उनको वापस लाने का ख्याल कब आया, और सबसे पहला वाकया कब था जब आप किसी को बाहर से वतन वापस लेकर के आए थे? जी जी, मैं पहले लाया नहीं। अच्छा, पहले भेजा। पहले भेजे आप? ठीक। एक्चुअली ये वाकया हुआ भोपाल में शुरुआती दौर में 2015 और 16 के दरमियान। जी। एक बच्चा जो बांग्लादेश के रास्ते भारत आ गया था, उसकी उम्र थी कोई 9 साल। वो गलती से उसके माँ बाप में कुछ मामलात हो गए थे, तो बाप बांग्लादेश का था, माँ पाकिस्तान की। जी। तो उसकी हमने मुहिम चलाई थी। जब हमें पता चला कि वो बच्चा यहाँ है तो उसके शेल्टर होम में हम मिलने गए, जहाँ पे वो ठहराया गया था सरकार द्वारा। तो वहाँ की जो इंचार्ज थी उन्होंने हमें मिलने दिया। तो हमने खुद ये जाहिर किया कि साहब इसमें हम कुछ करना चाहते हैं बच्चे के लिए। जी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करना चाहिए इंसानियत के नाते। तो हमने कहा ठीक है, हम इसकी मुहिम चलाते हैं। तो हमने हेल्प रमज़ान नाम की ट्विटर पे एक मुहिम चलाई, और वो मुहिम मतलब बहुत सक्सेस हुई, बहुत सारे लोग उससे जुड़े। और कुछ वक्त के बाद जब वो बच्चा चला गया तो हमें लगा कि इस फील्ड पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो बांग्लादेश से भारत में आके फंसा है, ऐसे तमाम हिंदुस्तानी हमारे वो पाकिस्तान या बांग्लादेश, सऊदी, दुबई, बहरीन, कतर, यहाँ वहाँ तमाम देशों में फंसे होंगे, तो उनके लिए हमें काम करना चाहिए। तो मैंने, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, तो कुछ मैंने स्टडी वगैरह गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस और ये सब देख के कि कौन सा मुल्क कहाँ है, किस मुल्क का क्या कानून है, ये सब मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया जानकारी। तो फिर मुझे लगा कि इसमें हम काम कर सकते हैं।
तो फिर हमने इसे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे टाइप का लिख दिया, अगर कोई सऊदी या कहीं फंसा है तो हमसे संपर्क करें, हम इंशाल्लाह उसकी मदद करवाएंगे। और हमने ये काम शुरू कर दिया। उसी दरमियान जितेंद्र जुवार का केस आया हमारे पास। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि बरघाट का लड़का है, सिडनी बरघाट मध्य प्रदेश का, वो पाकिस्तान की फला जेल में कैद है, इसमें कुछ करिए आप जी। तो हमने कहा ठीक है, हमने शुरू किया और हमारी मुहिम कंटिन्यू आगे बढ़ती गई और वहाँ की कुछ एजेंसियाँ, जो मीडिया एजेंसियाँ हैं, उन्होंने ये हमारे मामले को देखा तो उसमें बढ़ चढ़ के आए, तो ये बात सरकार तक भी पहुँची, दोनों हुकूमत के पास। उसमें सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी। तो जब उन्हें पता चला, वो कहाँ बर्दाश्त करने वाली, वो तो तुरंत लग जाती थी कि वो वाकई बहुत इंसानियत की देवी थी। तो फिर ये जब मामला वहाँ पहुँचा तो उसकी मदद हुई और वो भारत आया। वाकई ये काफ़ी नेक काम है, मतलब घर पे वापस ले आने वाला, क्योंकि कोई भी फंस जाएगा तो वो बहुत तकलीफ में होगा। ये उसके दर्द को तो मुझे लगता है आप ही सबसे ज़्यादा समझ रहे होंगे। नहीं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है बिल्कुल। और जब उनके घर वालों का मुझे फ़ोन आता है तो ये मान के चलिए कि ऐसी सी बातें करते हैं कि कोई भी उस बात को सुनेगा तो रो देगा। तो मैं उनको समझाता हूँ, पहले तो समझाना ही पड़ता है कि आप घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ, सरकार आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है, तमाम लोग, तमाम जो मानवता के लिए जो NGO से काम कर रहे हैं, सब आपके साथ है, आप बेफिक्र रहिए, हमें काम करने दीजिए और सरकार को काम करने दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी आपको मदद मिलेगी। तो उनको समझाना पड़ता है। फिर उसके बाद आला हुकाम को फॉलो करना पड़ता है। अगर जैसे हमने कोई मुद्दा दिया किसी आदमी का कि वो वहाँ पे फंसा है, तो उसमें बेसिकली सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है उसको फॉलो करना। जैसे हमने अगर उनको मुद्दा भेज दिया और हम खामोश हो गए तो उसमें बहुत वक्त जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत काम होता है, एम्बेसी के पास या विदेश मंत्रालय के पास, वो भूल जाएंगे और सामने वाला वो फाइल नीचे दब जाएगा। तो हमारा मेन काम होता है, हम केस देने के बाद कंटिन्यू फॉलो करते हैं कि भाई क्या अपडेट है वगैरह वगैरह। तो कुछ नहीं तो मैंने हाई कर दिया, जय हिंद लिख दिया, तो उनको लगता है कि हाँ भाई वहाँ से रिप्लाई आता, तो फिर वो नीचे हमें रिप्लाई देते रहते हैं कि हाँ ये बात हो गई है। जौजात जो सऊदी अरब का अगर केस है तो जौजात में ये टप कर दिया गया है, तो लेबर कोर्ट में ये मामला चला गया, हमने वहाँ की हुकूमत से ये बात कर ली वगैरह वगैरह, हमारे पास जवाब आने लगता है। बिल्कुल जी। अच्छा, हमने अभी तक आपके सिर्फ बजरंगी भाईजान की ही तस्वीर देखी है, तो आपकी असल जिंदगी के बारे में थोड़ा सा हमें श्रोताओं को बताइए। और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये तो आपने बता ही दिया है, लेकिन आप भोपाल में भी शायद रहते हैं, तो आप अंबेडकर नगर के हैं, तो उसके बारे में बताइए और आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम तो सैयद आबिद हुसैन है और मैं रोजपुर भगाई, एक छोटा सा गांव है बरियावन और बसखारी के बीच में, नहर शारदा नहर पड़ती है, नहर के किनारे मेरा गाँव है जी। और हमारी पैदाइश रोजपुर भगाई में हुई और जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा मोड़ा तालीम जब हमने हासिल की तो मैं दिल्ली चला गया जी। तो दिल्ली में कुछ दिन हमने काम किया, तो हमें एक कंपनी में काम मिल गया भोपाल, होटल नूर सबा, एक वहाँ का हेरिटेज होटल है, तो उस होटल में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हम भोपाल सेटल हो गए जी। और हमारे घर में हमारे 5 भाई और हमारी 2 बहनें और वालिदा हमारी माता जी। और हम भोपाल में रहते हैं, तो हमारे साथ हमारी बीवी, हमारा बच्चा 11 साल का, और हमारे बड़े भाई जो हमसे बड़े हैं जी, इकबाल हुसैन, वो हमारे साथ रहते हैं। बाकी 2 भाई जो हैं हमारे वो रहते हैं भगाही में और एक भाई दिल्ली में रहते हैं जी जी। सवाल है ये है कि जब भी आपको किसी के बारे में पता चलता है कि कोई विदेश में फंसा हुआ है, तो सबसे पहली आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और कैसे आप काम को स्टार्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले जब भी हमारे पास केस आता है तो पहले तो हम उस लड़के से बात करते हैं, अगर वो जेल में नहीं है, अगर वो कहीं फंसा है या उसको बांध के रखा गया है या ये मान के चलिए वो फुटपाथ पे आ गया, जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है, तो हम उस लड़के का फ़ोन नंबर मांगते हैं। तो पहले हम उसकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि वो वाकई दिक्कत में है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसे ही, मेरे पास अब तो ऐसे ही केस आने लगे हैं, ये लड़का फंसा है ये, तो हम अब पुष्टि करते हैं। नहीं, पुष्टि करना जरूरी होता है। तो पुष्टि हमने कर लिया, फिर उस लड़के से हम डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट।
तो उसमें मेन डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट, अकामा, वीज़ा, उसका एक फ़ोटो, उसका फ़ोन नंबर, उसके स्पॉन्सर का फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ हमारे पास आई। हमने उसका एक वो बंच बनाया और लेटर बनाया। हमने उससे लोकेशन पूछ लिया कि क्या भाई आप अगर इस मुल्क में हो तो किस लोकेशन पे हो। तो क्षेत्रीय जो भी एम्बेसी होती, संबंधित एम्बेसी, उससे हम संपर्क करते हैं। और उसको हमने मुद्दा भेजा, हमारे को रिप्लाई आ गया। आधा एक घंटा में मुश्किल से उनके पास कॉल भी आ जाता है, जो वहाँ पे फंसे होते हैं जी। तो वो अपनी प्रक्रिया, अपनी परेशानी जो भी रहती है वो बताते हैं कि साहब हम फला कंपनी में आए तो ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई, हमने सैयद आबिद हुसैन बोला था और वो उन्होंने आपको ही बताया। तो फिर उनकी दोनों की बात शुरू हो गई। अब उनकी जब बात शुरू हो गई तो हम और वो और 3 लोग आपस में बात करने शुरू कर देते हैं जी। तो जो भी अपडेट हमारे पास आती है लड़के को बताते हैं, लड़के के पास जो अपडेट आती है मुझे बताता है। बीच में खुदा ना खास्ता ऐसा होता नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई या एम्बेसी से राब्ता नहीं हुआ या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर लड़के ने हमें बताया कि साहब वो एम्बेसी हमने फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठ रहा, या साहब ने बोला था हमसे मिलने के आए नहीं, वगैरह वगैरह। तो फिर हम एम्बेसी से बात कर लेते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे वो जहाँ पर फंसे हुए हैं, जिस कंपनी के अंडर हैं, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाए कि आपने क्यों बताया। हाँ, ऐसी संभावना होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन इसमें एक होता है कि जब ये हुकूमत के पास बात पहुंच जाती है तो फिर उसे जब कंपनी को पता चलता है तो थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है, क्योंकि एम्बेसी जो होती है वो जिस मुल्क में जिसकी भी एम्बेसी होती है वो उनकी मदद के लिए ही बैठे होते हैं उनके ऑफिसर जी। तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन जब एम्बेसी के पास मामला पहुंच जाता है तो ये चांस कम हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ ये कह रहे हो कि हम एम्बेसी चले जाएंगे तो फिर आपको डरवाया जाएगा कि आप जाएंगे तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन जब एक बार आप एम्बेसी के पास पहुंच जाएंगे, आपने केस कर दिया, तो फिर आप पे कैसे इल्ज़ाम कोई लगा सकता है? वो कहीं प्रताड़ित है या विक्टिम है, तो जाहिर सी बात वो अपनी ही एक रजिस्टर्ड हो गया कि वो फंसा हुआ है। अब अगर कुछ उसे होता है तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, जिम्मेदारी बनती है। पहले कहा क्यों नहीं आपने कंप्लेंट किया? अब जब उसने कंप्लेंट कर दिया तो आप सारी बुराइयां आप कर रहे हो तो वगैरह, इसलिए और इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप, मेरा मानना है कि ये तो हम माध्यम है, अगर आप डायरेक्ट भी एम्बेसी पहुंच जाएंगे तो आपकी मदद होगी। ऐसा नहीं कि हमारे जरिए ही आएंगे तो ही मदद होगी जी। आप डायरेक्ट जाएंगे तो भी मदद होगी। लेकिन आलोक भाई, एक बात हम इसमें और जोड़ना चाहते हैं। मसला ये नहीं है कि वो बेचारे मतलब खुद चले जाएं। मसला ये होता है कि जो लेबर क्लास के लड़के होते हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होता है। उनको ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनको अगर इतना ज्ञान होता तो वो जो एग्रीमेंट साइन करके गए हैं वो साइन ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तब वो उनको लगता है कि हम ठगे गए हैं, हमसे तो इतना पैसा ले लिया, काम कुछ बताया और करवा कुछ रहे हैं। तो वो फिर अब तो एक आदमी परेशान है तो कहाँ जाएगा? तो वो अपने वतन, अपने परिवार से बात करता है। अपने परिवार से जब बात करते हैं वो सारी परेशानियां बताई जाती हैं परिवार वालों को, तो परिवार वाले फिर खोजते हैं कि ऐसे लोग कौन हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। तो वो क्षेत्रीय नेता, मंत्री, विधायक, इनसे संपर्क करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि नेता, मंत्री, विधायक के पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं किसी की कोई बुराई नहीं करता, सबके अपने अपने काम होते हैं। वो बेचारे जनता प्रतिनिधि हैं, वो जाहिर सी बात उनके पास और सारे काम होते हैं। तो इसमें मैंने शुरू में बात जोड़ी थी कि इसमें फॉलो बहुत करना पड़ता है, मतलब पैरवी। हाँ, अब उनके पास 100 काम है, हमारे पास 2 काम है। मेरी अपनी जाती जिंदगी का काम और एक काम ये सोशल एक्टिविस्ट का। तो मैं इसमें तो समय दे सकता हूँ, लेकिन वो नहीं दे सकते। तो बहुत सारे केस ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो विधायक के पास जाके वापस आए हैं। हाँ, तो ये साहब, वो विधायक साहब हैं, तो उनको बताते हैं कि उसमें विधायक साहब की कोई गलती नहीं है, वो बिजी इतने रहते हैं कि आपकी मदद कैसे करेंगे। एक बेचारे वो लेटर तो आपको एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देंगे, फिर उसको फॉलो कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ी वजह होती है जी। तो जैसे कि हम ये जानना चाहेंगे किन किन देशों से आप वतन वापसी करने में मदद करते हैं, और आज तक लगभग आपने कितने लोगों को मदद किया है जो भी भारत के बाहर से वापस लेकर के आए आप? अच्छा, हाँ, ये वैसे तो बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन अभी जो मिडल ईस्ट वाले मुल्क हैं, जिसको गल्फ कंट्री, खाड़ी देश कहा जाता है जी, खाड़ी देश में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल। पहले भी आती होगी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जब से हमने काम शुरू किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है।
तो उसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और ओमान है, इराक है, ईरान है और फिर आप साउथ एशिया में भी कुछ मुल्क हैं, पाकिस्तान वगैरह है। तो कंबोडिया उम्बोडिया में हमने कई लोग को निकाला है, साउथ अफ्रीका में से निकाला है। तो बहुत सारे मुल्क जहाँ से भी हमारे पास काम आ जाता है लग जाते हैं जी। और लगभग कितने लोगों को आज तक वापस लेकर के आए? देखिए आलोक भाई, हम आंकड़े के लिए काम नहीं करते। हाँ। और हमें मतलब आप यकीन मानिए कि हमें बिल्कुल याद नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसे कुछ 150 मान के चलिए, 150 लोग। और हम ये जानना चाहेंगे कि ये काम जो करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते होंगे मुझे लगता है। तो आज तक कितने अवार्ड से आपको नवाजा गया है और उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। 2 बातें इसमें हम आपको जोड़ के बताएंगे। इंसान दुनिया में आया है और हर इंसान को अल्लाह ने, ईश्वर ने कुछ न कुछ गिफ्ट दिया है, मतलब गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया था कि तुम्हें ये करना है। हाँ। तो हमें ये खुशी की बात है कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना और मैं बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। जैसे फिल्मों में लोग बना रहे हैं, फिल्म बनी है बजरंगी भाईजान, हाँ। और आप रियल में बजरंगी भाईजान है, तो ये वाला जो मतलब गर्व है, हाँ। उससे ज्यादा है मेरे हिसाब से। हाँ, एक्चुअली वो जो मुन्नी की कहानी है वो गीता की कहानी थी। गीता का नाम सुना होगा, सुषमा स्वराज जी लाई थी गीता को जी। तो वो गीता की कहानी है, उन्होंने रब्त किया उस कहानी को और गीता भारत आई थी, ये पाकिस्तान की। अच्छा, एम्बेसी में जब किसी व्यक्ति को वापस लाने के लिए आप बात करते हैं तो क्या मतलब मुसीबत कुछ आती है, प्रॉब्लम्स, कि पहले आप नया कुछ बताते हैं तो बहुत जल्दी तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं, जो प्रॉब्लम रहती है वही हम बताते हैं जी। उसमें अपनी तरह से नहीं करते हैं, बल्कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बतानी चाहिए। वो भी इंसान होते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम बहुत सही तरीके से अपनी बात को रखते हैं कि भाई ये लड़का जो है फला ज़िले का फला है और ये इतने दिन से फला मुल्क में गया था और इस वजह से वो अभी फंस गया है। अब ये भारत आना चाहता है, भारत आने में बहुत सारी अड़चनें इसकी है, इसमें आप लोग मदद करें जी। अगर उससे उन्हें ये बताया जाएगा कि मतलब मारा पीटा जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर ऐड किया जाएगा तो थोड़ा सा वो उनको भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, नहीं तो वो मैं चाहता हूँ वो लड़का बताए। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, वो जो विक्टिम है, क्योंकि विक्टिम का नंबर हमने उसमें डाल दिया। अब बात कीजिए, वो एम्बेसी के ऑफिसर उनसे बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ वाकई ये प्रॉब्लम है। हमें सिर्फ अवगत कराना है उनके मामले से। हम एक्चुअली सही माने तो हम विक्टिम और एम्बेसी के बीच में जो पुल है उस पुल का काम करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। नहीं, मिलाना ही तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, मिलाने के बाद फिर उस पर कंटिन्यू जो फॉलोअप है तो कई बार पुल बनना पड़ता है। हाँ, वही मेन काम तो वही है। जो भी फर्जी कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां जो विदेश भेजती हैं लोगों को, तो ये कैसे उसकी पहचान करें और साथ में कि उनको आप क्या सख्त हिदायत देना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि हर जो ऑथराइज कंपनियां एजेंसियां होती हैं वो उसका ऑथराइज लेटर आप चेक करें। वो आप जब भी ऑफिस में जाएंगे उनका लेटर वॉल पे टंगा होगा, है ना, तो वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर मिल जाए तो वो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। जो भी उनके दस्तावेज होते हैं, जो आप जब विदेश जाते हैं तो दस्तावेज में जो साइन करवाते हैं उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई किस एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये जो एजेंसी हमें भेज रही ये यही है या कोई और है इसके ऊपर। अच्छा, ये कहीं मीडिएटर तो नहीं? मीडिएटर तो नहीं है। तो अब जब आपको ये लगे कि नहीं ये बीच के हैं, ये डायरेक्ट नहीं है, तो आप वहाँ से भी मना कर सकते हैं कि साहब हम नहीं जा पाएंगे। साइन करने से पहले एक बार पूरा रीड भी करना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप किसी से पढ़वा लीजिए। अच्छा, तमाम ऐसे वकील आपको मिल जाएंगे तो उसको पढ़ के सुना देंगे और उसको समझा भी देंगे। बिल्कुल। और नहीं तो आप बहुत सारे सऊदी रिटर्न वगैरह होते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या हमसे भी संपर्क कर लीजिए तो हम उसको चेक करवा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पर लेटर आते हैं तो हम चेक करवा लेते हैं कि ये देखिए लेटर ठीक है। तो आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा तो वो कैसे कर सकता है? फेसबुक के और ट्विटर के माध्यम से। मेरा ट्विटर हैंडल है जी, आपका आबिद, आपका _आबिद जी।
और फेसबुक सैयद आबिद हुसैन। जी। तो आप लोग अगर कोई भी बाहर जाना चाहते हैं गल्फ कंट्री में, तो अगर कुछ आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो विदेश जा रहे हैं और जो जाना चाहते हैं, दोनों चीजें हो गई, तो उनके लिए क्या सख्त हिदायत वहां जाने के बाद क्या ना करें? हाँ, देखिए, भारत सरकार विदेश मंत्रालय के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जी। उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पे आप जाइए, उनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। आप जब भी विदेश जाएं, विदेश जरूर जाएं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में भागीदारी बनेगी। भारत की जो इकोनॉमी है उसमें भागीदारी रहेगी। तो विदेश जाना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आप सतर्क और सुरक्षित होकर जाएं। और जाते ही एम्बेसी जो वहाँ के गूगल आप सर्च करेंगे कि आप जैसे सऊदी अरब गए हैं, तो आप जब लिखेंगे इंडियन सऊदी एम्बेसी, तो वो उनकी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलेगी, सबसे ऊपर नंबर ही होता है। नंबर पे कॉल करेंगे, वहाँ कॉल जाएगा, आप बताएंगे कि हम फला हैं और यहाँ हम आए हैं, सर अगर हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कत या घटना हुई तो हमारी आप प्लीज, ये नंबर हमारा, तो वो क्या करेंगे, डेटा में आपका नंबर आपके नाम के सेव कर लेंगे। दोबारा जब आप कॉल करेंगे तो आपका नंबर वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सही तरीका है। हाँ। वहाँ पे जाने के बाद एक तरीके से आप रिपोर्ट कर दीजिए कि हाँ, हम यहाँ आए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक आप वहाँ पे सेव हो गए। हाँ। आप मतलब वहाँ की लिस्ट में आ गए कि ये इंडिया से आए हुए हैं। बिल्कुल, इंडिया से आए हैं और इस शहर से, किस जिले से आए हैं। मुझे लगता है कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल होगी। बहुत। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आ रहा है कि जो लोग विदेश में, जैसे जो कोई व्यक्ति फंस गया और आपसे वह कांटेक्ट करता है मदद के लिए, तो क्या आप उसके नाम और धर्म जानने की कोशिश करते हैं या फिर इंसानियत ही धर्म है? बहुत अच्छा सवाल जी। देखिए, मेरी एक संस्था है जी। अभी इस काम के बाद हमने बनाई हुई संस्था। लोगों ने कहा कि एक संस्था भी बना लीजिए जी। तो हमने उसका संस्था का नाम रखा है मानवता ईश्वर के लिए जी। हमने शुरुआत में एक बात कही थी, ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना और एनजीओ का नाम हमारे है मानवता ईश्वर के लिए। तो जब हमें ईश्वर ने इस काम के लिए चुना और हमारी एनजीओ का नाम भी मानवता ईश्वर के लिए, जो हम मानवता कर रहे हैं उसी ईश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चुना उसने ना हमें, तो उसमें धर्म कहाँ से आ गया? तो धर्म कैसे आ सकता है? बिल्कुल। हमारा तो भाई हिंदुस्तानी तो मेरा अपना भाई है, हम तो गैरों के लिए काम करते हैं। विदेश के जो भारत में किसी कारणों फंस जाते हैं उनको हमने उनके लिए काम किया है। बिल्कुल। जो लीगल लोग होते हैं जी। और अगर भारतीय फंसता है तो हमारा परिवार है, हमारे अपने लोग हैं, तो उसमें धर्म जाति तो मतलब मायने नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान में जा करके कोई व्यक्ति, मतलब जिसका नाम शायद आपने एक बार जिक्र भी किया, जितेंद्र था, और वह जेल में बंद था, पाकिस्तान की जेल में बंद था, और रिहा होने के बाद भी वह वापस नहीं आ सका, और आप उसकी मदद करते हैं, वह वतन वापस आता है। तो उस पूरे वाकये के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या क्या समस्याएं हुई थी। देखिए, जितेंद्र अनुवार जो था वो कुछ मानसिक रोग से बीमार था जी। तो वो बम्बई में किसी जहाँ पे कुछ काम वाम करता था, तो घर आया तो घर वालों से कुछ झगड़ा वगड़ा हो गए थे जी। तो वो ऐसे गुस्सा होकर निकल गया। तो ट्रेन उन पकड़ी हो, वो चला गया राजस्थान, तो रेगिस्तान, और रेगिस्तान के बाद पाकिस्तान। तो अच्छा, मतलब ये कहानी हाँ। एक तरीके से फिल्म वाली है। हाँ। तो जब वहाँ वो गया तो वो वही लड़का उसने बताया था, अभी उसका देहांत भी हो गया बच्चे जी। तो वो उसने मुझे बताया था कि हम बहुत प्यासे थे, प्यास लगी थी, तो हम पाकिस्तान की ही चौकी से पूछ रहे हैं कि साहब वो पानी मिल जाएगा पीने का। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा हम मध्य प्रदेश के, यानी इंडियन हो? बोले हाँ साहब इंडियन है। तो उन्होंने फिर वो अपनी जो उनकी टीम होती है रेंजर वगैरह की, उन्होंने कॉल किया तो उसको जीप पे बैठा लेके चले गए जेल। तो ये चला गया जेल। अगर चाहते तो वहाँ पे छोड़ देते, उसकी हालत देख के भाई गरीब किस्म का आदमी अपने आप पहचान में आ जाता है कि ये क्या जासूसी करेगा, क्या अपराध करेगा, है ना। तो लेकिन उसको छोड़ते नहीं और लोग लेके चले जाते हैं। जेपी सिंह जी थे डिप्टी हाई कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कमीशन के, जो एम्बेसी है। तो इस्लामाबाद में हमारा हाई कमीशन है, एम्बेसी नहीं है। तो उनसे मैंने संपर्क किया, उनको ट्वीट किया हेल्प जितेंद्र लिख के,
उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने 5-6 हमें दस्तावेज बताए, तो वो हमने उनको मेल किया। तो मेल किया तो उसके बाद वो अब ये मेन उसमें आ गया काम मतलब क्या कहते हैं फ्लो में अब यहाँ से काम शुरू हुआ। हमने डायरेक्ट हाई कमीशन को लिखा, हाई कमीशन ने हमें फ़ोन किया, हमने उनको मेल कर दिया, उनके पास दस्तावेज पहुँचे, उन्होंने वहाँ की हुकूमत में बात रखी और जो उनके लीगल प्रोसेस होते हैं दोनों मुल्कों में, जो करारनामा हमारे और पाकिस्तान में तय है, उसके आधार पर वहाँ से छोड़ दिया गया, वो भारत आ गया। अच्छा, ऐसे ही अफ्रीका में एक युवक जिसका नाम बब्बर अली था और नौकरी करने गए थे और फंस गए थे, तो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो शायद रो रो के कह रहे हैं कि मुझे घर जाना है। तो वो वीडियो आपके पास तक पहुंचता है और उसके बाद आप उसे भारत वापस लेकर के आते हैं। काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बब्बर अली टांडा के पास छोटा सा गांव है बलुआपुर। अच्छा, अम्बेडकर नगर के ही हो? अम्बेडकर नगर को। तो वो क्या हमारे अब्दुल रहमान साहब हैं, वो दोस्त हैं जी। तो वो मुंबई गए थे, तो मुंबई में उनके भाई रहते थे बब्बर अली के जी। तो बब्बर अली के भाई ने बताया कि हमारा एक भाई है साउथ अफ्रीका में फंस गया है, तो वो जीशान साहब हैं, उनसे मिलना है, फला साहब है मिलना है, तमाम लोगों से मिलना जुलना हो रहा था। तो सब वही बोल रहा था कि देख रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, करवाते हैं, बात हो गई वगैरह वगैरह, जिनका जो अपना मामला है। तो ये हिलाल अनवर एक होटल है वहाँ पे, तो वहाँ पे जितने अम्बेडकर नगर वाले लोग होते हैं वहीं पे बैठते हैं शाम के वक्त। ये अम्बेडकर नगर में? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में। हाँ, तो वहाँ पे बैठा था, तो उसने कहा कहाँ परेशान हो, एक नंबर में देता हूँ, इनसे बात करिए आप। इनका नाम सैयद आबिद हुसैन है और ये भोपाल में रहते हैं, अम्बेडकर नगर के हैं, अपने रिश्तेदार हैं, ये करवा देंगे। तो हमारे पास कॉल आया, तो हमें कहा हाँ क्या मामला है। बाखुदा आप यकीन नहीं करोगे, पहला कॉल उसका जो आया उसने ये पूछा कितना खर्चा आ जाएगा, क्योंकि दुनिया इतनी खराब हो गई है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। उस आदमी ने 3 लाख रुपया दे के साउथ अफ्रीका का सफर किया। मोजाम्बिक एक जगह है, तो वहाँ पे उसने सफर किया। 6 महीना रहा, उसने सोचा 3 लाख रुपए देते, 45 रुपये सैलरी है, 4-5 साल रहेंगे, ये भी पूरा हो जाएगा, कमा भी लेंगे। वहाँ जाके वो फंस गया और हब्सियों के बीच में इतनी प्रॉब्लम उसको क्रिएट होने लगी कि वो मतलब मर जाना पसंद कर रहा था, कि मर जाए ठीक है लेकिन यहाँ ना रहे हम, लाने के लिए। ये देखिए वीडियो जी उनका से निकाल लो, बाकी बच पे ना मर्जी पे कोनो इतनी मुसीबत हम उठाए ना है कभी। हम वीडियो नहीं बनाए तो हकीकत रोई तो जान लो, ऐसे कि हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं सजाद की गाली से, ये लोग की धमकी से। लोग हमें इतना धमकी देते कि पूछो ना, जब भी देखो तब भी कहीं हम तुम्हें काट दे, तुम्हें हम बुटियाई दे, तुरी जिंदगी बर्बाद कर दे भाई, साउथ अफ्रीका में तुम्हें हम चढ़ाई दे भाई। कहाँ हम बर्दाश्त करी बताओ। सुबह 6 बजे से उठी था, रात के 11-12 बजे जाते तब जाएगा, हमने लेटे बैठे मिला था। अब बूढ़ा इतना बोला था कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो ये वीडियो उन्होंने बना के भेजी थी, तो ये वीडियो हमने ट्वीट कर दी और यकीन नहीं मानेंगे, मैंने साउथ अफ्रीका एम्बेसी को किया था और उसकी शाखाएं होती हैं आपका काउंसलेट, तो काउंसलेट मोजाम्बिक, तो उन्होंने मोजाम्बिक काउंसलेट को फॉरवर्ड किया मेन एम्बेसी ने। फिर मोजाम्बिक एम्बेसी पे आया, उसके बाद उन्होंने मुझसे और भी डिटेल इसकी मांगी, पासपोर्ट वगैरह, तो हमने भेजा। उसके बाद एक अनिल शर्मा जी थे वहाँ पे, अनिल शर्मा जी का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझसे नंबर मांगा, तो मैंने दिया। तो उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं आबिद जी, हम तत्काल अपनी टीम लेके जाते हैं, लड़कों को वहाँ से ले लेते हैं, है ना, रेस्क्यू करके और एम्बेसी ले आते हैं, तो जो भी इसकी प्रक्रिया है हम करके इसको भिजवा देते हैं। एम्बेसी की टीम गई, लड़कियों को गाड़ी में बैठा ला, एम्बेसी आ गई। तो ये क्या माना जा सकता है कि जो भी एजेंसियां भेजने के लिए पैसे का ज़्यादा डिमांड करती हैं, तो कहीं फर्जी तो नहीं होती? इसमें कई चीज़ें होती हैं। देखिए, पहला तो ये होता है कि जो वीज़ा होता है फ्री होता है। जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है लेबर बुलाना, हम काम करवाएंगे, तो लेबर जब बाहर से बुलवाएंगे तो खर्चा तो हमारा आएगा ना। तो ये सब वीज़े और ये सब खर्चे सब फ्री होते हैं। ये जो एजेंसियाँ जो भारत में बैठती हैं, ये क्या करते हैं कि भेजने के नाम पे हमसे ले लिया और वहाँ से भी कमीशन ले लिया, जो कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं,
उनसे भी कमीशन ले लिया और इनसे भी ले लिया, दोनों तरफ से उन्होंने पैसा कमा लिया, दोनों मुट्ठी भर ली। हाँ, अब वो वहाँ पे परेशान हो या वो दिक्कत में है, उनसे कोई मतलब नहीं, उनका काम हो गया। तो इसमें ये है कि मुझे लगता है कि मैं सरकार से मैं डिमांड करना चाहूँगा कि सरकार कोई ऐसी इसमें गाइडलाइन बनाए कि इस तरह का जो फ्रॉड हो रहा है, बिल्कुल, जो नौजवान ठगे जा रहे हैं, मतलब उन्हें इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिले, मतलब वो परेशान ना हो और इन पर अंकुश लगाया जाए। ये जो फर्जी एजेंसियां हैं, एजेंट्स हैं, इनका थोड़ा बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अरे बहुत ज़्यादा, मतलब आपको तुरंत वो करोड़पति बना देंगे, तुरंत भेज देते हैं हमें। अरे ये अभी मेडिकल सर्टिकल, ये अभी आप परसों चले जाइए और वहाँ पे इंतज़ार कर रहा। तो बहुत सारे अभी दुबई उबई में तो ऐसा चल रहा लोग भाई, यहाँ से एक बल्क में लड़के ले जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, 15 लोगों के बल्क बनाया और लेके चले गए दुबई, एक डेरे पे उन्होंने रुकवा दिया और एक एक लड़के का काम लगवा रहे हैं वहाँ पे, तेरा वहाँ लगवा देंगे, उसका वहाँ लगवा देंगे, उसका वहाँ लगवा देंगे, 2 एक का लगवा देते हैं, बाकी 15 में से 11-12 वहाँ पे परेशान रहते हैं। और जो उनका विजिट वीज़ा होता है वो विजिट वीज़ा पे ले जाते हैं, विजिट वीज़ा भी लैप्स हो जाता है। अब जो लैप्स होता है इलीगल हो गए, अब या तो वहाँ पे वो उनके बताए काम पे जो भी वो बताएं, जो इस टाइप का काम बताए वो काम करें, या तो फिर अपोज करें तो आएंगे कैसे, आने के लिए फिर उनको पेनल्टी भरना है, फिर उसके बाद टिकट कराना है। तो ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं। ये ना जानकारी का अभाव है, तो वो अभी हमें लगता है एकदम खुली किताब तरीके से नहीं है, लोगों को जो अच्छे से पता चल सके, नहीं तभी ये फंस रहे लोग। अब फर्जी जो कंपनियां हैं बैठी हैं, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बल्क में लेकर के जाना, सामान की तरह, तो उसमें इससे बचा जाना चाहिए और इसके लिए सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान के लिए मोबाइल है, सब गूगल पे है, बहुत बड़ा ये हथियार है मोबाइल। तो मोबाइल को अगर सही उपयोग करें, सब गूगल पे पढ़िए, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिए, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं कि आप सऊदी जाके ना फंसे, इस पे क्या चीजें हैं, तो वो सब आप सीख सकते हैं। और शो चल रहा है एक मुलाकात, और हमारे साथ हैं सैयद आबिद हुसैन जी, मतलब बजरंगी भाईजान जी। तो हम अब थोड़ा सा पर्सनल एक और सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि जो भी हमारी रिसर्च टीम ने हमें ये सवाल दिया है कि अक्सर आप किसी खास पार्टी के कार्यक्रमों में देखे जाते हैं, तो लोग मान लें कि आने वाले समय में आप राजनीति में कदम रखने वाले हैं। देखिए, राजनीति मुझे जो क्लीन राजनीति मुझे पसंद है जी, मतलब मैं जैसा भारत चाहता हूँ, या जैसे जो नेता मैं जिस पर्सनालिटी का नेता पसंद करता हूँ, वो अभी तक मुझे मतलब नहीं मिला। हमारे कुछ अच्छे नेता हैं, जैसे सुषमा स्वराज को मैं बहुत पसंद करता था जी, तो वो व्यक्तिगत तौर पे, मतलब राजनीति में नहीं, व्यक्तिगत तौर पे वो महिला ऐसी खातून थी कि उनके अंदर मानवता कूट कूट के भरी थी। वो थी बीजेपी में, लेकिन नेता बहुत अच्छी थी। उन्होंने कम से कम 84,000 लोगों की मदद की ट्विटर के माध्यम से। मतलब ट्विटर के माध्यम से एक महिला ने 84,000 लोगों की मदद की। तो आप सोचिए उनके अंदर कितनी मानवता थी। तो ऐसे तमाम जो अच्छे नेता हैं वो हमें पसंद है। रही बात पार्टियों में जाने की, तो हमारे व्यक्तिगत संबंध है। बहुत सारे सपा के नेता हमारे दोस्त हैं, बीजेपी में बहुत सारे दोस्त हैं। जो मुख्यमंत्री साहब मध्य प्रदेश के, उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम में हम जाते रहते हैं। तो हमारे पास जो भी इनविटेशन आता है तो हम जाते हैं। वो कोई राजनीति से अभी लगाव नहीं किया, और हमें कोई नेता वेता बनने का कोई शौक नहीं है। जी जी, हाँ बिल्कुल नहीं है, ना ही हमें कोई चुनाव लड़ने का शौक है जी। बस हम चाहते कि हम अगर इस दुनिया में आए कुछ करके जाएं। जो हमारे वालिद कहते थे, मौलाना सरदार हुसैन साहब, कि आप जब मरो तो कम से कम आपके मोहल्ले वाले आपको याद करें जी। तो जब हम मरेंगे तो कम से कम मोहल्ले वाले तो याद ही करेंगे। नहीं, मोहल्ले वाले नहीं, मुझे लगता है आपने बहुत लोगों की मदद की है तो दुनिया याद करेगी आपको, ऐसा नहीं है। काम कुछ ऐसे होते हैं जो लोग हमेशा याद करते हैं। बिल्कुल, तो आप वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो ईश्वर ने आपको दिया है तो वो आप बांटिए, अपने पास मत रखिए। हाँ बिल्कुल, खुद के पास महदूद रखेंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी अल्लाह ने दिया है या ईश्वर ने आपको कुछ भी दिया है, जरा सा भी कुछ दिया है, तो आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। सही बात। आपने हमें बहुत समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और
आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते होंगे शायद, मुझे उतना पता नहीं है, तो उन लोगों को अगर आप कुछ आज हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हो कि जो आप उनके सामने ना कहे, शुक्रिया उनको सामने से ना कहते हो, तो आप बेशक कह सकते हैं। देखिए, हमारी एक सिस्टर है डॉक्टर नुसरत मेहदी जी, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर है जी, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है हमारी ज़िंदगी में जी। और हमारे एक मुमताज़ साहब हैं लखनऊ के, वो बड़ा हमारी ज़िंदगी में सपोर्ट करते हैं। हमारे एक नदीम सर हैं, कतर में रहते हैं, वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी में बड़ी मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और ऐसे रियाज भाई हैं, ताहिर साहब हैं जी, हमारे अपने भाई हैं, एहरार हुसैन और एजाज हुसैन, इकबाल हुसैन, सरफराज हुसैन मास्टर साहब जी, हमारे भतीजे हैं जी, 5-6 माशाल्लाह, सब बहुत हमारे सपोर्ट करते हैं। ट्यूटर पे ये लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कोई ट्यूट किया तो उसको रिट्यूट, हाँ, तो जाहिद, जाकिर और आमिर, उसामा, हमजा जी, और गौतम है हमारे बहुत अच्छे मित्र। ये ऐसे मिले हैं कि मतलब दिल के इतने करीब हो गए कि इतना तो कोई करीब है ही नहीं जी जी। और अम्बेडकर नगर में बहुत सारे मीडिया साथी हैं, सरबजीत भैया बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। उनका तो इतना सपोर्ट है ज़िंदगी में कि हम बता नहीं सकते जी। विशाल भैया हैं, नियाज भाई हैं, तो कितना नाम ले तो सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। हाशिम भाई है तो जो हमारे गांव में मदद करते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं और तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। तो जाते जाते आप हमारे जो नवयुवक साथी हैं, जो भी नौजवान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कोई संदेश अगर आप देना चाहें, उन क्या किस तरीके से मेहनत करें किसी भी एरिया में? मेरा कहना ये है कि आप जिस फील्ड में हो जी, मतलब काम छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, जिस भी काम में हो, उस काम में उसी को आप एक लाइन बना लीजिए कि आपको ये काम ही करना है। बिल्कुल। आप अगर एक काम को 3 साल 4 साल करेंगे, उसको छोड़कर दूसरे में जाएंगे तो आप पूरी ज़िंदगी यही करेंगे, बदलते रहेंगे। तो मेरा मानना, मैंने जो सीखा है, मैंने मजदूरी की। मैं अपने बारे में थोड़ा, मैंने दिल्ली में 30 रुपए की मजदूरी से काम किया। जब पहले दिन काम करने गए तो हमें 30 रुपये मिला था और आज हम बहुत अच्छा हमारा कारोबार है भोपाल के अंदर, ठीक ठाक है। मतलब सारी ज़रूरत की ज़िंदगी के सारी चीज़ें हमारी मुहैया हो जाती है अल्लाह के करम से जी। तो हमने क्या किया कि एक ही लाइन पकड़ी, चाहते तो ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है कि जो काम आप करिए मन लगा के, मेहनत से, ईमानदारी से, एकदम स्ट्रेट जाइए। हाँ, और उसमें आप कंटिन्यू करते रहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपने 30 रुपये से शुरू किया तो 30 लाख पहुँचने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी, आप बहुत जल्दी पहुँच जाइए जी। लेकिन एक सूत्री काम कीजिए। हाँ, और समाज सेवा में, आजकल समाज सेवा में भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हैं। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि आजकल यूथ जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप का बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरा मानना है ब्लड डोनेशन कैंप का बिल्कुल करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सबसे कम डोनेट किए जाता है ब्लड, क्योंकि लोग जागरूक ही नहीं है। शहर भर में तो आम बात है, हर तीसरा आदमी ब्लड डोनेट करता है। गाँव में तो डरते हैं अभी भी लोग, अरे साहब ब्लड निकाल लेंगे। तो हमारा मानना है कि भैया ब्लड डोनेशन का काम बहुत अच्छे लेवल पर करिए। इसके लिए आप जागरूक करिए लोगों। अच्छा। आपकी जो टीम है 8-10 लोग, आप खुद तो कर रहे हैं, लेकिन आप कब तक करेंगे? तो मेरा मानना है कि आप गांव-गांव जाके जागरूक करिए लोग कि ब्लड डोनेट करने से क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड निकलने से जो दूषित ब्लड होता है बॉडी से वो निकल जाता है। नया ब्लड जो बनता है तो वो जो ब्लड में क्लाउड बन जाता है, फंसने उसने का जो मसला होता है, वो दिक्कत नहीं आती। तो शुगर नहीं होती, हाँफा नहीं आता, मोटापा नहीं आता, बहुत सारी बीमारियां ब्लड देने से नहीं होती। तो ये सब जब आप पॉजिटिव बातें आप बताएंगे तो मेरा मानना है कि ब्लड डोनेशन का जो काम है आपका और अच्छा होगा और उसमें निखार आएगा। सही, आपने जो संदेश दिया युवाओं को काफी अच्छा था और उम्मीद है कि इसको फॉलो करेंगे हमारे जो आज के युवा हैं। रेडियो अम्बेडकर नगर दुनिया में कहीं भी सुनने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो अम्बेडकर नगर का अपना एप्लीकेशन रेडियो अम्बेडकर नगर।